आज प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में है, लेकिन लोग सॉल्यूशन की तरफ न जाके उस प्रॉब्लम को बार बार सोचते रहते हैं और उन्हें लगता है कि उनका माइंड उनके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, निगेटिव थिंकिंग्स आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। क्वेश्चन ये है, क्या हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, निगेटिव एनर्जी, निगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं? टुडे आई हैव प्रियंका पुनिया जी ऑन माई शो. She is renowned trainer, speaker and NLP expert. She personally had trained more than 1 lakh personals, including the people from ITBP, Haryana Police, Indian Army, many institutions including banks and colleges, universities. Welcome Priyanka ma'am for today's podcast. थैंक यू गिरीश जी। आज ना लोगों के अंदर प्रॉब्लम सेल्फ टॉक की है क्या ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बिकॉज दिस बिलोंग्स टू एवरीवन। सेल्फ टॉक इज समथिंग दैट वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ। हम खुद से बात कर रहे हैं। जो हमारी सोच है वो हमारे अंदर जब लाउडर चलती है तो हम उसको सेल्फ टॉक कहते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें जीनियस एडवाइस की ज़रूरत है तो हम खुद से एडवाइस लेते हैं। सबसे ज़्यादा बात तो हम खुद से ही करते हैं। अब ये क्योंकि कंटिन्यूसली चलती रहती है, ये स्पॉन्टेनियस है ना। द पॉइंट इज़ कि जब हम नेगेटिव टॉक करते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हमारा दिमाग इतना क्यों सोच रहा है। हम कोशिश करते हैं कि यू जस्ट शट अप एंड स्टॉप हियर। पर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कभी हम अपने हार्ट को बोलते हैं कि थोड़ी देर के लिए बंद हो जाओ? हम नहीं बोलते। So just like heart, our brain is also organ, और ये इसका काम है हमें प्रोसेसिंग करके देना। Whatever डेटा हम इनपुट कर रहे हैं ये उसकी प्रोसेसिंग करता है। So self talk is very common, self talk is I think must, और ये सबसे spontaneous process है जो throughout the day, all the time, 24/7 चलता है। Now the point is कि does it matter whether we are doing positive self-talk or negative self-talk? This is the main point. Yes, if we are thinking positive, then it will impact us. And if other way we are talking negative, that will also impact us. Self-talk का हमारी लाइफ में बहुत importance है. People who do self-talk in a positive way, they are more confident. They are more problem solver, they are more active, and they are the inventors. But in the same time when we talk negatively with ourselves, तो ये आपकी self esteem को कम करता है, आपके confidence को कम करता है, आपके जो action लेने की जो probability है उसको कम करता है। ये बातें हर स्टूडेंट को, हर पर्सन को पता होनी चाहिए कि जब भी आप खुद से बात कर रहे हैं तो वो हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। बिकॉज सेल्फ टॉक जो है वो बहुत मैटर करती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से पॉजिटिव बातें ही करें। नाउ द पॉइंट इज़ कि क्या ये पॉसिबल है कि हम खुद से पॉजिटिव टॉक करनी सीख जाएं? Yes, for sure we can learn that. और पॉजिटिव टॉक करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ कंपैशनेट होना पड़ेगा। हमें जितनी हमारी गलतियां हैं, वी हैव टू सेंड दिस मैसेज टू आवर ब्रेन कि गलतियां करना इट्स वेरी मच ह्यूमन और हम गलतियां कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी, यू हैव टू गिव दिस मैसेज कि आई कैन फॉरगिव माई सेल्फ, I can be compassionate with me, and you should have that confidence that yes, I can do what I want. इस तरह की बातें आपको खुद से करनी है। जब आप पॉजिटिव टॉक करेंगे, जब आप खुद को मैसेज देंगे, अगर आपने सुना हो तो एक संस्कृत का श्लोक है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो आपके अंदर है, जो बातें आप खुद से कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, वही बाहर हैं। तो इसमें एक बहुत कॉमन प्रोसेस जो हर इंसान को पता होना चाहिए, द वे वी थिंक, द वे वी फील, एंड द वे वी फील, द वे वी टेक एक्शन।
तो हमारा हर एक्शन हमारे थॉट से शुरू होता है, और हमारी थॉट जो है वो शुरू होती है हमारी सेल्फ टॉक से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ टॉक जो है कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हम उसको एक तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में यूज करें, और वो सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव हो, जो हमें आगे बढ़ाए, हमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए, हमें ये एहसास दिलाए कि कितना पॉजिटिव हम सोच सकते हैं, कितना पॉजिटिव हम कर सकते हैं। लेकिन मैम, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं कई लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं यार बार बार ना निगेटिव ही आती है थॉट, और जब वो निगेटिव थॉट आ रही है तो क्या कर रहे हैं कि वो निगेटिव थॉट को बांध के बैठे हुए हैं, है ना। तो जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में है, Right. बट क्या है कि लोग सोल्यूशन की तरफ ना जाके उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने माइंड में, और वो कहीं ना कहीं निगेटिव थॉट बन रही है, निगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इज देयर एनी वे कि हम वो निगेटिव थॉट को ब्रेक कर पाएं, वो जो बार बार मतलब रिमाइंड हो रहा है हमारे माइंड में, उसको हम रोक पाएं? जो हमारा ब्रेन है उसका काम है कि हमें किसी भी खतरे से बचाना, राइट। सो हमें खतरे से बचाने के लिए वो वरी को, नेगेटिव थॉट को एज अ टूल यूज करता है। और जो हमारे ब्रेन का एवोल्यूशन है वो ये हमें ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो जो है वो मोर इंक्लाइंड है टुवर्ड्स नेगेटिविटी। जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो ब्रेन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम जो नेगेटिव चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, और क्योंकि ये हमारे पैटर्न ही हो जाता है हमारे दिमाग का। आपने देखा होगा कभी भी इस तरह की बुक आपको नहीं मिलेगी कि 101 ways to think negative, बट मार्केट फुल है ऐसी किताबों के जहां पे आपको 101 तरीके हैं पॉजिटिव सोचने के। सो ये क्योंकि नेगेटिव थॉट्स इवेंचुअली आते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस, और उनको हमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं करना पड़ता, हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ता, वो आते ही नेगेटिव हैं। बट टू मेक देम पॉजिटिव वी हैव टू पुट एफर्ट्स, एंड यस दीज थॉट्स, दीज रूमिनेशन हम इसको बोलते हैं, जो थॉट्स की रूमिनेशन होती रहती है हमारे अंदर, इसको रोका जा सकता है। देयर आर वेज, एंड आई थिंक एवरीवन शुड be knowing those techniques, how to stop that negative thinking, how to convert your thoughts in a positive way, and there are so many techniques, and NLP में तो खासकर बहुत टेक्निक्स हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैं कहूँगी कि इसमें बहुत जो है अहम भूमिका निभाता है। यस, हम अपना जो ब्रेन का पैटर्न है, जो थिंकिंग पैटर्न है, उसको रिवायर कर सकते हैं, उस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें अपना रूटीन, अपने जो हमारे एक्शंस हैं उन पे फोकस करना होगा, एंड यस दिस इज पॉसिबल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एक मैम इसी से एक क्वेश्चन और आया मेरा। जनरली होता है कि लोगों को पता है कि मुझे क्या करना है और मतलब फाइनल डेस्टिनी क्या है मेरी, लेकिन वहां तक जाने में ना बार बार गलतियां करते हैं। मतलब उनको पता है मुझे वो काम करना है, लेकिन करना भी स्टार्ट करेंगे लेकिन गलतियां करेंगे, तो ये भी कहीं नेगेटिव थिंकिंग है? ओके, सो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि लोगों का ये पैटर्न होता है कि दे रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, राइट? यस, देयर इज अ पैटर्न, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा थिंकिंग पैटर्न ऐसा हो जाता है that we make same mistake again and again, whether it's our financial decisions, या हमारा relationship है, या हमारा if we are hiring some people for our firm, तो वो हम सेम पैटर्न यूज करते हैं। इसका रीजन मेन ये होता है कि we didn't learn the lesson. We didn't learn the lesson from the previous situation, and we keep repeating the same. So yes, we need to break this pattern of thinking, the previous pattern that should be broken. Until and unless it's broken, same गलतियां, same pattern जो है हम सोचते रहेंगे, same गलतियां करते रहेंगे, और इसमें प्रॉब्लम हमारे जो आउटर वर्ल्ड में नहीं होता, प्रॉब्लम हमारे साथ है। पैटर्न हमें सोचने की ज़रूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका होता है कि यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग द थिंग्स, कि प्रीवियसली आपने कौन सी मिस्टेक्स की हैं,
और कॉन्शियसली आप उस पर फोकस करो कि प्रीवियसली इट हैपेंस। आप देखेंगे कुछ लोगों के जीवन में कुछ फाइनेंशियल वो डिसीजन ऐसे लेते हैं कि अगेन एंड अगेन वो लॉस की तरफ जाते हैं, अगेन एंड अगेन। सो इट्स गुड टू टेक रिस्क, बट अगर आप एक ही पैटर्न को यूज करके अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कि यू जस्ट गिव अ पॉज, think where is the problem, document the pattern and then try to break that pattern. Similarly in the relationship, कई लोगों के जीवन में अगेन एंड अगेन सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप बनते हैं जिससे वो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं या डिच करके जाते हैं, तो वो सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। उसी तरह के लोग उनकी लाइफ में आते हैं, सेम जो है वो आउटपुट उनका होता है, बट उसमें भी ये होता है कि आप कॉन्शियसली नहीं उस पर काम कर रहे हैं। सो यू मस्ट बी नोइंग कि आप प्रॉपर कॉन्शियसली वे में आप अपने पैटर्न को समझें, उसे डॉक्यूमेंटेशन करके आप पैटर्न को पहले समझें और उसे फिर ब्रेक करें। एंड न्यू पैटर्न कैन बी स्ट्रक्चर्ड, बट फॉर दैट अगेन यू हैव टू टेक स्टेप्स, यू हैव टू डिसिप्लिन योर रूटीन। एक जेनजी में ना बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है आज की डेट में। 100 पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सिंगल नेगेटिव कमेंट आ गया, उसके बाद उन्होंने बार बार उसी चीज़ को सोच लेना है और लेके बैठ जाना है कि ये नेगेटिव कमेंट आ गया, नेगेटिव कमेंट आ गया। तो ये क्या है? अगेन यस, ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है कि वी आर सीकिंग फॉर द वैलिडेशन फ्रॉम द आउटसाइड. So whenever we post something and we wait what will be viewers or our social media friends reaction on that, and we are seeking that validation. और उसमें भी जब बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ जाते हैं तो तब हम उतना खुश नहीं हो पाते, बट एक नेगेटिव कमेंट पे हमारा जो है वो माइंड स्टक हो जाता है. अगेन आई विल से कि येस, आवर ब्रेन इज प्रोग्राम टू फोकस ऑन नेगेटिविटी. सो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो आपने पूछा है. एवरीबडी मस्ट बी नोइंग कि यू शुड लर्न दैट हैबिट ऑफ इग्नोरिंग एंड यू शुड गिव दिस मैसेज टू योर ब्रेन दैट यू आर नॉट सपोज टू आस्क फॉर द वैलिडेशन एवरी टाइम. तो आपको ये वैलिडेशन लूप से बाहर आना है. और एक बहुत, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी ऐसे ही किया कि जब भी कुछ पॉडकास्ट या वो कुछ पोस्ट करते थे, दे स्टॉप लुकिंग एट द कमेंट्स. बट अगर कमेंट्स आप देख भी रहे हैं तो अगर बहुत ही नेगेटिव कोई कमेंट है तो यू हैव दैट ऑप्शन टू डिलीट दैट. सो इंस्टेड ऑफ उसका आंसर लिखने के लिए फिर वो जो पर्सन है वो दोबारा लिखेगा, तो ये आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है. सो द बेस्ट वे दैट आई कैन सजेस्ट, ईदर इग्नोर और डिलीट द कमेंट. ग्रेट, ग्रेट. You personally has trained more than 1 lakh people around multiple institution. तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि वो लोगों के अंदर है नेगेटिविटी या फिर वो लोग भी मतलब अभी सोचते हैं इस बारे में? क्योंकि हर किसी का ब्रेन ऐसा है कि हम नेगेटिव चीज़ें तो सोचते हैं. एंड अब पॉइंट ये है कि कैसे हम अपनी ओवर थिंकिंग को कम करें, कैसे हम अपनी नेगेटिव थॉट्स को बोलें कि बस अब बहुत हो गया. सो देयर आर मेनी मेथड्स फॉर दैट. उसमें NLP के भी मेथड्स हैं, हमारा योगा भी उसमें बहुत मैटर करता है. हमारा जो मॉर्निंग रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. शायद इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रीवियसली जो हमारे एंसेस्टर्स थे तो वो सुबह उठ के सूर्य को अर्घ्य देते थे. तो वो क्यों देते थे? बिकॉज जो लाइट है उसका हमारे ब्रेन पे बहुत फ़र्क पड़ता है. एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, yes, that also that is impacting your brain for sure. कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आप एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर आप खुद को दें, जहाँ पे आप खुद के साथ बैठें, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें. तो इसको हम एक मूवर्स के नाम से हमने ये सेंटेंस बनाया है. उस मूवर्स में है कि यू शुड मेडिटेट. उसी 45 मिनट से 1 आवर के बीच में आप मूवर्स अगर एक्सेप्ट करते हैं, आप वो फॉलो करते हैं, सो पहले आप मेडिटेट करेंगे, देन ऑक्सीजनेट. तो आप वो बाहर ऑक्सीजन में, ताज़ी हवा में
प्रकृति के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, देन यू हैव टू विजुअलाइज, एंड विजुअलाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू विजुअलाइज पॉजिटिव थिंग्स. Then you have to exercise, some physical exercise, because brain and body both are the two sides of the same coin. जब आप अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव होता है, और जब आप ब्रेन को एक्टिव करते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिव होती है. देन यू डू सम एक्सरसाइज एंड देन रीडिंग. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन एटलीस्ट फॉर 5 minutes, बट यू शुड रीड इन द मॉर्निंग. एंड देन स्क्रिबिंग हम बोलते हैं, यानी राइटिंग डाउन. So you can write down any 1 or 2 things that you are grateful to the universe. You can pay like gratitude. तो जो मूवर्स हमने ये एक फॉर्मूला है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन में, तो बहुत जल्दी यू विल सी डिफरेंस बिटवीन द योर थॉट्स, के आप काफ़ी चीज़ें जो है वो अलग नज़रिए से आप देखते हैं. इसमें भी अगर मैं कहूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस ऑल्सो, तो इमोशनल इंटेलिजेंस सेज कि अपने आप इमोशंस को समझो, तभी आप दूसरों के इमोशंस को समझ पाओगे. एंड यू शुड बी नोइंग हाउ टू लेबल योर इमोशंस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज द मदर ऑफ ऑल इमोशंस. अच्छा. When you pay gratitude, it means you are rewiring your brain. And when you are doing breathing exercises are very important for everyone, because what happens when we do breathing exercise, our breath is our anchor, right? So when we consciously pay attention to our breath, क्योंकि सांस तो सारा दिन चल रही है बट हम उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर कॉन्शियसली जब हम अपने ब्रेथ पे ध्यान देते हैं, उसको स्लो डाउन करते हैं, और कॉन्शियसली सपोज देयर इज सम बॉक्स ब्रीदिंग्स, लाइक 4 के काउंट तक आप इनहेल करेंगे, फिर 4 के काउंट तक आप होल्ड करेंगे, फिर 4 के काउंट तक एक्सेल करेंगे, एंड अगेन होल्ड फॉर 4 काउंट. सो इस तरह की बॉक्स ब्रीदिंग जब आप करते हैं तो आप कॉन्शियसली आपने अपनी ब्रेथ को एक एंकर बना लिया है. एंड वाई दिस एंकर इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज दिस एंकर विल make your brain to stay in the present. And present moment is the pleasant moment, right? When we talk about overthinking either is the rumination of the past or the overthinking about the future. कभी भी आप present में overthink नहीं कर सकते हैं. So it's very easy and small formula कि अगर आपको overthink को overcome करना है तो आप present में रहें. ना द पॉइंट इज आप प्रेजेंट में कैसे रहेंगे? आप प्रेजेंट में रहने के लिए आप ब्रेथ वर्क को एज एंकर यूज करो एंड स्टार्ट ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग के जो इफेक्ट्स हैं जो हमारे माइंड पे, वो हम सोच भी नहीं सकते. वंडरफुल इफेक्ट्स हैं टू स्टॉप द ओवर थिंकिंग, टू मेक योर माइंड रिलैक्स एंड काम. ग्रेट. मैम एक चीज़ और था, जैसे आप ट्रेनिंग देने जाते हैं, आपने 2 जनरेशन देखी हुई है वहाँ पे. आप कॉलेजेस में भी जा रहे हैं और आप ऐसे इंस्टीट्यूशन पे भी जा रहे हैं जहाँ पे लोग उस मिडिल एज के हैं. तो दोनों की थिंकिंग में जैसे कोई डिफरेंस आपको लगा हो कि अभी जो नई जनरेशन आ रही है उनका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रहा है? इट्स वेरी ऑब्वियस कि थिंकिंग पैटर्न जनरेशन वाइज अलग होता ही है. There are so many reasons behind that, but biological reason ये है कि even our brain size and its capacity to restore is also changing. Like the people in 1930s and the people in 1970s, it was found कि they have different brain sizes, तो उसमें भी फर्क है. So क्योंकि हमारा ब्रेन अभी इवॉल्व हो रहा है, तो एक तो वो मैटर करता है. दूसरा जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आफ्टर एवरी डेकेड दैट इज चेंजिंग. क्योंकि जो आज की जनरेशन है जिनको हम जेन जीज बोलते हैं, उससे पहले जो हमारे हैं मिलेनियंस, तो वो उनमें और इनमें ये फ़र्क है कि उनके पास इतना सोशल मीडिया एक्सपोजर उस टाइम नहीं था जब वो बड़े हो रहे थे. पर आज के बच्चे जो हैं उनके पास जो जानकारी है, जितना भी उनका जो कनेक्शन है थ्रू सोशल मीडिया, वो उसका लेवल डिफरेंट है. और जो जेनजीज हैं, आई हैव सीन के दे आर बेटर देन द मिलेनियल्स, बिकॉज
दे आर मोर ओपन फॉर एवरीथिंग, और उनमें जो एक भेदभाव के चक्कर में जो एक हम देखते थे इनइक्वालिटीज, तो वो उससे बाहर हैं। वो फर्क नहीं करते हैं, वो किसी भी कास्ट बेस पे या फिर आपके सोशल स्टेटस बेस पे, आपके फाइनेंशियल स्टेटस बेस पे या आपके जेंडर बेस पे, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। तो वो चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जर्नलाइज करते हैं। तो ये उनकी, मतलब मैं कहूँगी कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है, जो हम जेनजीज जिनको बोल सकते हैं, और जो प्रीवियस जनरेशन में, कि जो ये न्यू जनरेशन है, इट्स नॉट फोकस्ड। It's not focused, and because it's not focused, it's really tough for them to be disciplined. So for them, if they are smarter than the previous generations and they bring this point focus and discipline in their life, so they can do wonderful. But just because of social media, it's really very tough for them to focus on things. जैसे आपने सराउंडिंग का, कि सराउंडिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे इसमें एक चीज़ और भी मैंने देखी है कि जैसे कोई निगेटिव है, उसकी थॉट जो है वो निगेटिव है, तो उसकी सराउंडिंग जो है ना वो निगेटिव लोगों के साथ होती है। ऐसा क्यों होता है? वो कभी पॉजिटिव के साथ जा ही नहीं पाता है। हम हमेशा अपनी जो हमारी थॉट है, हमें वो इंसान अच्छा लगेगा जो हमारी थॉट को वैलिडेट करेगा, who will say कि you are thinking right, you are right, right? Whenever we find some criticism, तो हम वहाँ पर नहीं रुकेंगे। It doesn't matter, कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता है, वो उसकी सोच है कि वो जो कर रहा है वो अपनी तरफ से सही कर रहा है, पर वो दूसरे पर्सन को सही लग रहा है या गलत लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है या नेगेटिव लग रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए हर पर्सन को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो दूसरे कर रहे हैं वो गलत है। एंड कैन यू बिलीव, जो हमारा ब्रेन है, जब हम कोई एक्शन करते हैं ये उसको दूसरे वे से स्टोर करता है, और जब कोई और एक्शन हमारे लिए करता है उसको दूसरे वे से स्टोर करता है। तो इट्स वेरी कॉमन एंड बायोलॉजिकल फैक्ट कि हमें अपनी गलतियां नहीं दिखती हैं, हम नहीं रियलाइज कर पाते हैं, और जब हमें कोई क्रिटिसाइज करता है तो हमें बुरा लगता है, कोई प्रेज करता है, एडमायर करता है तो हमें अच्छा लगता है। इर्रिस्पेक्टिव जो वो काम है, जो वो एक्ट है, वो किसी के लिए क्या ठीक है या गलत, इसके मतलब हर किसी को अपना काम अच्छा लगता है, और तभी सब लोग कहते हैं कि मैं तो सबका अच्छा करता हूँ, मेरा कोई अच्छा नहीं करता। जब हर कोई ऐसे कह रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपका परसेप्शन अपने लिए तो अच्छा है पर दूसरों के लिए अच्छा नहीं है। यही सेम इशू रिलेशनशिप में भी होता है कि अगर मान लीजिए मैं रिलेशनशिप की बात करूंगा तो एक अगर फैमिली में नेगेटिव है तो वो पूरी फैमिली को नेगेटिव करता है। ऐसा होता है रियल में, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है कि अगर एक नेगेटिव है तो वो सब नेगेटिव ही बात कर रहे होंगे। ऐसा आपका इट हैपेंस कि हम ग्रेजुअली, जिस कहते हैं ना कि कंपनी बहुत मैटर करती है, तो ग्रेजुअली हम जिस पर्सन के साथ रह रहे हैं हमें पता नहीं लगता, इवेंचुअली हम उस जैसा बन जाते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो पैटर्न्स को देख रहा है, तो वो हो गया कि इसको मिररिंग बोलते हैं। अच्छा, सो दिस इज अनकॉन्शियस माइंड जो है हमारा, अनकॉन्शियसली हम जो है वो मिररिंग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा, और हम सामने वाले से वो आदतें ले रहे होते हैं। आप कभी ट्राई करना, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, या आपका कोई फ्रेंड है और वो जो वर्ड्स बार बार यूज करते हैं, तो आपकी भी वोकैबुलरी में वो वर्ड इवेंचुअली आ जाता है। सो इट हैपेंस कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर माइंडसेट के पर्सन के साथ रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसका असर होता है। दिस इज कॉल्ड लाइक मिररिंग, जो हमारी अनकॉन्शियसली होती है पर होती है। तो ये सब जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है? या इट्स साइंटिफिकली प्रूवन। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था ना कि NLP जो है वो रिसर्च की गई है उसके ऊपर में, और वो साइंटिफिकली प्रूवन है। सो मिररिंग इज नॉट अ बैड थिंग। अच्छा। when we treat people through NLP, then we use mirroring. So mirroring में यही होता है कि आप जो बनना चाह रहे हैं, राइट, जो आपका गोल है, तो आप उस अपने रोल मॉडल को, उसको भी हम अगर मिररिंग उसकी करें, उसकी आदतें, कैसे उसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल को किया, तो वहाँ से भी हम सीख सकते हैं।
So even to be a good public speaker, right, we usually advise students कि अगर आपको एक अच्छा public speaker बनना है तो you listen more and more podcast, या जो भी आपके रोल मॉडल हैं आप उनको सुने, राइट जब तो वो मिररिंग के थ्रू भी इट्स वन ऑफ द स्किल दैट वी टीच टू द स्टूडेंट्स हु वांट टू बी पब्लिक स्पीकर. सो मिररिंग इज अ वेरी गुड थिंग, बट यस अनकॉन्शियसली जब कुछ कोई भी काम होता है, इवन मिररिंग, तो वो आप फिर नेगेटिव लोगों से भी आप वो चीज़ें सीखते हैं. दो लोग हैं, सेम प्रॉब्लम है, एक उससे ओवरकम हो जाता है, निकल जाता है उसको पार करके, एक जो है वो उसी में घूमता रहता है, वो लूप क्रिएट कर देता है. तो ये भी माइंडसेट है. अगर एक घर में दो लोग रह रहे हैं, अगर वो सेम सिचुएशन में भी रह रहे हैं, तो भी उनका माइंडसेट अलग हो सकता है. और वो क्यों होता है? देयर इज़ अ बुक कॉल्ड विजडम ऑफ लाइफ. उसमें बहुत अच्छे से ये बात समझाई गई है कि आप वो नहीं है कि जो आपके पास हैं, जो आपने मेटेरियलिस्टिक चीज़ें पोजेस की हुई हैं, आप वो हैं जो आपने अपने मन में इकट्ठा किया हुआ है. एक्चुअली वो वी डोंट लिव इन द हाउस दैट वी मेड. हम उस घर में नहीं रहते जो हमने बनाया है, हम उस मन में रहते हैं जो हमने बनाया है. एंड एवरी टाइम वी ट्राई टू चेंज द आउटर वर्ल्ड, और जबकि काम हमें अपने मन पे करना है. सो दिस इज द डिफरेंस कि येस, इफ देर आर टू पर्सन जो सेम सिचुएशन में है, फिर भी उनमें से हो सकता है कि एक पर्सन हर छोटी बात पे खुश होता हो और दूसरा पर्सन बड़ी से बड़ी बात पर भी वो नाराज ही रहता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसने सैड ही रहना है. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल. और आपने ये बच्चों में देखा होगा कि एक ही घर में रहने वाले बच्चे जो हैं उनका अलग अलग बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल इंडिफरेंसेस होते हैं. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर माइंड, विद योर ब्रेन, जो आपका थॉट प्रोसेस है. फाइनली हमें काम अपने मन पर ही करना है. जब तक आप अपना जो सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, अपना मन नहीं बदलेंगे, तो तब तक इट वॉन्ट वर्क. और इसमें ये मैटर नहीं करता कि किसने कितना सक्सेस अचीव किया, क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है. कितना आपने पैसा अर्न किया, इट्स लाइक कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, क्या आप उसमें खुश हैं. दिस इज़ व्हाट मैटर कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप उसमें कितना खुश रह सकते हैं. तो ये हमें अपने मन को सिखाना पड़ेगा, हम अपने बाहर के सर्कमस्टांसेस को नहीं सिखा सकते. मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो छोटे बच्चे हैं अभी, जो नई जनरेशन आ रही है, वो बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन अभी से उनके अंदर वो ओवर थिंकिंग का पैटर्न चालू हो गया है, तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? यस, नाउअडेज इट्स वेरी कॉमन कि इवन जो छोटे बच्चे हैं, हम अपनी एज में जब उतने छोटे थे तो इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, पर अभी उनके ऊपर जो स्ट्रेस है वो बढ़ गया है. इट मे बी ड्यू टू सोशल मीडिया, कि वो दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उनमें कंपटीशन की भावना भी ज़्यादा है, उनमें जो है वो डिसिप्लिन भी इतने नहीं है, फोकस्ड भी नहीं है. सो दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम. तो एक रीज़न शायद ये भी है कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो उनकी इतनी बेटर नहीं है, और जब आपका टाइमली आप एक टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते तो वो आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाता है. दूसरा जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा है, एवरीबडी हैज़ टू प्रूव, और पीयर प्रेशर उनके ऊपर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर उनके ऊपर होता है. सो देर आर सो मेनी रीजंस, जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, या फिर उनके अपनी खुद की परफॉर्मेंस को लेके जो है they are stressed, no doubt. Now the point is they are not in a state कि उनको कोई खुद से ये एहसास हो कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है. So this is really very important that all the teachers and parents should be learning emotional intelligence, and we should teach our students के जो भी हमारे बच्चे हैं उन्हें अपनी भावनाओं को लेबल करना है. They should understand their feelings. They should understand their emotions. And it's really very important. Until and unless they label it, they understand that emotion, it's not possible for them to manage that emotion. So to manage that emotions, you should be knowing how to label. And for labeling that, you should be knowing the reason. तो हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, उसे ये गाइड किया जाना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रेस, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट अ
particular topic, you just go for the solution, take the action. अगर आपको कोई भी काम शुरू करने में, कहीं से भी आपको कोई हैबिट फॉर्मेशन में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनको प्रेशराइज ना करें कि वो एकदम से बदल जाएं. गिव देम दैट मोटिवेशन दैट यू स्टार्ट. आप छोटे 15 मिनट के साथ एक्सरसाइज शुरू करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करो, अपना टाइम मैनेजमेंट का स्किल सीखो. धीरे धीरे चीज़ें जो है आप सीख सकते हो. तो बच्चों को ये प्रेशराइज ना किया जाए कि एकदम से ही कल से ही आपने ये करना है, कल से ही आप ये नहीं करोगे, कल से आप टीवी नहीं देखोगे, कल से फ़ोन नहीं देखोगे. दूसरा क्वेश्चन जो है कि जो पेरेंट्स फ्रिक्वेंटली पूछते हैं कि मोबाइल, राइट, कि मोबाइल सारा दिन जो स्क्रीन टाइम बहुत होता है, बच्चे एडिक्टेड हैं. सो जो हमारे गैजेट्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बनाए ही ऐसे गए हैं कि हम साइकोलॉजिकल इनके जो है वो स्लेव बन जाएं. क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस, आपने देखा होगा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन में साउंड है, उसमें कलर है, राइट, लाइट तो उसमें है ही. सो वी आर यूजिंग आवर सेंसेस, ऑल सेंसेस, तो वो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि जितने भी ये ऐप हैं ये बनाए ही इसलिए गए हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें. सो यू फिक्स दैट टाइम कि इतनी देर आप जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में वरी या टेंशन या स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी है, तो एक बहुत इजी और बड़ा इंटरेस्टिंग हैक मैं आपको बताती हूँ. यू टीच देम टू गिव टाइम फॉर द वरी, लाइक एट 5:30 यू सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसमें आप पूरा ओवर थिंक करो, पूरा स्ट्रेस लो जो भी आपकी लाइफ में है. तो अगर दिन में ऐसा कोई थॉट आता है कि मुझे इस चीज़ की स्ट्रेस है, एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, तो आप उसको टाइम उसका निर्धारित कर दें कि 5:30 पे मुझे अपनी लाइफ की जितनी स्ट्रेस है, जितनी वरीज है, उस पर फोकस करना है फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स. तो दिन में जब आपको थॉट आए, जैसे आप चिंता करने लगे, अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप बच्चों की चिंता करते हैं, अगर आप बच्चे हैं, आप अपने सिलेबस, मार्क्स, ये सब जो अनफिनिश्ड वर्क है उसकी टेंशन लेते हैं, तो यू जस्ट गिव दैट मैसेज टू योर ब्रेन कि अभी 5:30 पे हम इसको डिस्कस करते हैं. तो वो जो 24 घंटे एक नेगेटिव रुमिनेशन रहता है, तो आप उसको स्टॉप करके एक पर्टिकुलर टाइम पे ला सकते हैं. ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा है. मुझे एक चीज़ पर्सनली पूछना है आपसे. जैसे लोग कहते हैं कि जो प्रीवियस जनरेशन थी ना, उनके पास काम इतना ज़्यादा था कि वो फ्री ही नहीं होते थे, और जो ये जनरेशन है इनके पास काम नहीं है, ये फ्री हैं. तो जो ओवर थिंकिंग आ रही है, जो निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं कि ये खाली बैठे हुए हैं, ये फ्री हैं, अवेलेबल हैं. आई थिंक दिस इज एक्सपोजर टू द वर्ल्ड एंड लोट्स ऑफ नॉलेज जो उन्हें ओवर थिंक करने पे आई थिंक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट के खाली बैठे हैं, तो यू कैन सी एवरीवन स्क्रॉलिंग ऑल द टाइम, एंड व्हेन वी स्क्रॉल ऑल द टाइम, इट मीन्स वी आर गिविंग सम अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टू आवर ब्रेन. और जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन को देते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वही प्रोसेस करता है, तो वो फिर हमारे पैटर्न को अफेक्ट करता है. आपने देखा होगा कि जैसे एक रील्स का एल्गोरिदम होता है, आपने एक रील जिस तरह की देखी, तो वही रील्स बार बार रिपीट होने लग जाती हैं. सेम हैपन विद आवर ब्रेन. तो वो भी हमारा भी एल्गोरिथम, हमें ये तो पता है कि हमारा सोशल मीडिया में एल्गोरिथम ये बन रहा है, अगेन एंड अगेन हमें वही चीज़ें दिख रही हैं. सेम पैटर्न हमारे ब्रेन में भी बन रहा है, सेम एल्गोरिथम हमारा भी बन रहा है. तो अगर हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, तो वो अच्छी थॉट्स अगेन अगेन हमारे फीड हो रही हैं ब्रेन में. अगर हम कुछ नेगेटिव देख रहे हैं, तो वो भी सेम हो रहा है. बट क्योंकि सोशल मीडिया है या फिर सपोज यूट्यूब है, वहाँ से मैंने देखा कुछ लोग ट्राई करते हैं टू गेन द नॉलेज, वो इतना अनस्ट्रक्चर्ड होता है जो कि आई थिंक अगेन एक स्ट्रेस और वरी का कारण बनता है. दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, राइट. सो सोशल मीडिया का बच्चों के लिए कि जो है वो बहुत ज़रूरी है उन्हें ये बताना कि आप क्या देख रहे हो, वो फॉर श्योर आपके
ब्रेन को जो है वो अफेक्ट करेगा, वो आपकी थॉट्स को अफेक्ट करेगा. एंड अगेन आई एम सेइंग द वे यू थिंक, द वे यू फील एंड द वे यू बिहेव. तो कहीं ना कहीं आप वो इवेंचुअली अपनी लाइफ में वही बनते जाओगे. वैसे भी हमारे इंडिया में ये कहते हैं कि जो साहित्य हम पढ़ते हैं या जो दोस्त हम रखते हैं तो वही हम बन जाते हैं. एक ना आज की डेट में रिलेशनशिप के बड़े चैलेंजेस चलते हैं, चाहे हम किसी भी रिलेशन की बात करें, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की हो या पेरेंट्स की हो या फिर मॉम डैड की हो, किसी की भी हो. तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओवरथिंकिंग या फिर जो हमारा कम्युनिकेशन पैटर्न है? अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन इज द ऑक्सीजन ऑफ द रिलेशनशिप. तो ये रिलेशनशिप के लिए ऑक्सीजन का काम करता है. बिना कम्युनिकेशन के रिलेशनशिप मर जाएगा फॉर श्योर. Communication is very important. Now the another thing that you ask is overthinking. See again, अगर हम overthinking की बात करें, for example हमने किसी भी person ने अपने spouse को या friend को या जो भी relation में call किया और हो सकता है वो person busy है उस time और वो acknowledge नहीं कर पाया और जो है रिवर्ट नहीं कर पाया मैसेज. तो पहला जो पर्सन है वो इतना ओवर थिंक कर लेता है कि क्या हो गया होगा. वो अच्छा वो सोचेगा भी नेगेटिव ही कि उसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मी, मेरी वैल्यू ही नहीं है उसकी लाइफ में, या फिर ही माइट बी विद सम अदर पर्सन. तो वो हम इतना ओवर थिंक कर जाते हैं थोड़ी देर में ही, बहुत ज़्यादा. तो वो अगेन उससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, डाउट्स क्रिएट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और जो रिश्ता है वो कमज़ोर होता है. सो ओवर थिंकिंग तो एक रीज़न है ही, बट ओवर थिंकिंग का जो सोल्यूशन है दैट इज अगेन कम्युनिकेशन. अच्छा, दैट इज अगेन कम्युनिकेशन. क्योंकि जब वो रिवर्ट आप देखेंगे, जब भी सबसे पहले किसी भी रिश्ते में लड़ाई होती है तो कम्युनिकेशन हम बंद करते हैं, है ना. तो हम बात करना बंद करते हैं और जब भी वो रिश्ता दोबारा सुधरता है तो वो बात करने से ही सुधरता है. सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप. तो ओवर थिंकिंग का पैटर्न भी अगर उस पर्सन ने एक बार पहले ही बोल दिया होता कि टुडे आई एम बिजी, आई वोंट बी एबल टू आंसर यू, तो वो ओवर थिंकिंग ही ना होती, राइट. सो ओवर थिंकिंग जो है फॉर श्योर वो एंड इट्स वेरी ह्यूमन. It's very human and it happens, but communication is very much important. जब भी आप communicate कर रहे हैं तो आप उसे बहुत ही conscious way में communicate करें. It's not like कि आप जो है वो scroll किए जा रहे हैं social media को and then you are listening और half कम सुन रहे हैं, ऐसे नहीं. You should acknowledge the person, listen carefully. Communication is the key to the relationship, healthy relationship. मैम मेरा एक ना पर्सनल क्वेश्चन था आपसे. अगर आपको सिर्फ 5 मिनट मिले और सामने बैठा हो कोई ओवर थिंकर जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हो, तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? ओके, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड. बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारा ओवर थिंकिंग का पैटर्न है उसको ब्रेक करें, और ज़रूरी नहीं आपके पास कुछ ऐसा टूल हो जो आप यूज़ कर सकें. सो दिस इज़ वेरी कॉमन हैक जिसमें आपको कुछ नहीं करना है. सपोज आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम ओवर थिंकिंग. I can use grounding technique. Grounding technique. So in grounding technique, what I have to see is if I'm sitting here in the studio, I will see 5 things, any 5 things like a plant, phone, water bottle, and any 5 things I will see. And then I'll be touching any 4 things. Like I can touch, this is a glass, this is wood, this is fabric, this is wall. So any 4 things, 4 surfaces I have to touch. Then I'll be listening any 3 sounds. Like I can listen the ACs having some sound or any kind of sound. कहीं building कोई construction हो रहा है, कुछ भी जो भी आपके surrounding में 3 sounds आप सुने. Then you can smell any 2 things. Okay, and for the reason I always keep like सब कुछ लोग अपने wrist पे perfume लगा के रखते हैं. So you can use that also. Otherwise also if you are having some flower, some lemon, anything, so you can smell any 2 things. And then you have to
टेस्ट एनी वन, लाइक इट मे बी वाटर, कहते हैं ना कि पानी का घूंट पी लो, आप कुछ चॉकलेट खा लो, कोई टॉफी खा लो, कुछ भी, तो एक जो है आप कोई चीज टेस्ट करें। तो इसमें क्या हुआ, बाय द मोमेंट आप ये करते हैं तो आप भूल जाओगे कि आप सोच क्या रहे थे। इतना करने की जरूरत है, एंड आई थिंक ये 5 मिनट से भी कम में होता है, एंड दिस टेक्निक इज रियली वेरी इफेक्टिव। सो ग्राउंडिंग टेक्निक आपके ओवर थिंकिंग पैटर्न को ऑल ऑफ सडन ब्रेक करती है। इसके साथ बाकी अगर आप करना चाहें तो यू कैन डू बॉक्स ब्रीदिंग, स्ट्रक्चर्ड ब्रीदिंग, लाइक 4 या 5 के काउंट तक इनहेल, देन होल्ड, देन एक्सेल। तो आप उस लूप में कॉन्शियसली आप ब्रीद कर सकते हैं, या फिर आप इनहेल करके बहुत स्लोली जो है एक्सेल करें। तो कॉन्शियसली आपने अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान देना। इवन देन इट्स very effective technique, breathing exercise. So otherwise you activate your alpha और beta waves। अगर हम brain की बात करें तो we have 4 waves, alpha waves, beta waves and theta waves and gamma waves। तो इसमें जो हमारी बीटा वेव्स हैं वो है जब हम एक्टिव होते हैं, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम शांत नहीं हैं। और अल्फा वेव्स हमारे आंखें बंद करते ही अल्फा वेव्स जो है वो जनरेट हो जाती हैं, एंड गामा वेव्स है जब हम सो रहे होते हैं। बट सोने से पहले जो हमारा वेव्स होते हैं दैट इज थीटा वेव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी इन थीटा वेव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा वेव्स एक्टिव होती हैं जब आप मॉर्निंग में उठते हैं उसके थोड़ी देर तक, और जब आप सोने जाते हैं उससे पहले तक। तो आपने देखा होगा कि कुछ धर्म में ऐसा होता है कि वो पूरे दिन का जो उन्होंने किया होता है वो उसको डिस्कस करते हैं। सेम वे में अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है तो दिस इज द बेस्ट वे थीटा वेव के लिए, कि आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें आपके दिनचर्या में हुई है आप उसको रिकॉल करो। तो दिस थीटा वेव्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उसको एक्टिवेट करते हैं तो भी आपकी ओवर थिंकिंग कम होती है। एंड आप यू शुड बी नोइंग हाउ टू, लाइक आप सारा दिन बीटा वेव्स में रहते हैं, सारा दिन एक्टिव रहते हैं, तो आपको रिलैक्स होने के लिए अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम आप ना पर्सनली हर जनरेशन से मिलते हो, तो मैं आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, और दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। जो यंगस्टर्स हैं जो लव एंड रिलेशनशिप में घूम रहे हैं अभी, उनके लिए क्या एडवाइस हो सकती है आपकी? See, this is really very important but tricky question. When we talk about the relationship and the generation that is Gen Z, so first the point is from where they have learned this love, and they learned it from OTT. So they hardly have invented anything, और उन्होंने ऐसा, उनके लिए प्यार वही है जो वो टीवी पे देखते हैं, रील्स में देखते हैं, OTT पे देखते हैं। सो आई थिंक रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट दिस जनरेशन आई थिंक अ बिट मिसगाइडेड हेयर, एंड उनकी अच्छी बात ये है कि वो ज़्यादा फ़र्क किसी चीज़ को लेके नहीं रखते, बड़े इंटीग्रेशन में बिलीव करते हैं। बट द पॉइंट इज़ के दे अवॉइड कमिटमेंट। They are not focused, because they are not focused, so they are not focused in anything. They are not disciplined in anything, so they are not disciplined even in relationship. और यही रीज़न है आज के टाइम जो हम कहते हैं कि शादियां नहीं चल रही, बिकॉज दे हैवंट लर्न दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट काइंड ऑफ लव जो कि कमिटेड है। सो इट्स वेरी, हमारे टाइम में होता था कि वी यूज टू हाइड आवर रिलेशनशिप, बट ये जनरेशन वो है, दे बिलीव इन शोइंग, they believe in leaving their digital footprints, and they do not feel to hide the things. उनको है कि कोई भी चीज़ छुपाना नहीं है, तो उनका डिजिटल फुटप्रिंट इतना होता है रिलेशनशिप का, तो शायद ये भी रीज़न होता है। और उन्होंने सीखा ही नहीं कि कमिटेड रिलेशनशिप क्या होता है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है कि आगे चल के जो हमारी जनरेशन है उनके लिए शादियां टिका के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका जो पैटर्न है रिलेशनशिप का, जो उनको लगता है कि ये लव है, ये फ्रेंडशिप है, ये रिलेशनशिप है, वो इतना अनकमिटेड है, उसमें कोई कमिटमेंट है ही नहीं। तो वो आगे फिर जो है वो एक फैमिली बनाने में, वो आगे जो मैरिज जैसे रिलेशनशिप में, वो इसलिए जो है नहीं हो पाता, दैट डजंट वर्क।
मुझे लगता है जो आज डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं या ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, वो एक रीज़न हो सकता क्योंकि है। उन्होंने सीखा ही नहीं, उन्होंने सीखा ही अगर टीवी से, ओटीटी से या सोशल मीडिया से है, तो दे आर नॉट फोकस्ड, दे आर नॉट रेडी टू बी कमिटेड एंड डिसिप्लिन इन लाइफ, तो वो रिलेशनशिप में भी कमिटेड नहीं रह पा रहे हैं। और ये हमारे देश के लिए मुझे लगता है आने वाली बहुत बड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि इस टाइम हम जो है यंगेस्ट जनरेशन, यंगेस्ट जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि हमारा देश भी ऐसे, तो फिर एक हम भी ऐसे बूढ़ों का देश ही कहलाएंगे, क्योंकि जिस तरह से शादियां टूट रही हैं, जो फैमिलीज हैं वो नहीं बन पा रही, तो आने वाले टाइम में बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा सोसाइटी पे। ग्रेट ग्रेट मैम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि जो टॉपिक था ना आज, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स को लेके, मुझे लगता है ये हर घर में और हर जनरेशन में, ऐसा नहीं कह सकती कोई एक जनरेशन इससे इम्पैक्ट है, ये सारी जनरेशन को इम्पैक्टेड है। तो मुझे लगता है आपके जो आंसर हैं आज बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने वाले हैं इससे बाहर निकलने में, ओवर थिंकिंग से और नेगेटिव थॉट से। इट वॉज great talking to you. Thank you so much. Thank you very much. I really feel privileged to be here. Thank you so much. Thank you.